हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पाषाण काल को समझेंगे और इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको पाषाण काल की एक बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। इससे पहले हम आपको इतिहास के बारे में बता देते हैं, जो कि अतीत के क्रमवार अध्ययन को कहते हैं। इसमें स्रोतों के आधार पर इसे 3 भाग में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है वो लेखन के आविष्कार से पहले का है, मतलब इस समय साहित्यिक स्रोत मौजूद नहीं थे। इसमें जो भी हमने अध्ययन किया है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किया है। और जो हमारे पाषाण काल है, जिसके तीनों खंड पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, वो तीनों खंड इसी प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें साहित्यिक साक्ष्य तो मौजूद है, मतलब लिखने का साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी लिपि के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि भावचित्रात्मक लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। वैदिक सभ्यता, ये भी आद्य ऐतिहासिक काल की है, और कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार जो हमारे ताम्रपाषाण काल है वो भी इसी में आते हैं, और नवपाषाण भी इसी में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? इसमें साहित्यिक स्रोत के साथ साथ जो पुरातात्विक स्रोत है वो भी मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत अभी तक हमने पढ़ा कि सभी में मिले हैं, ठीक है, और इसमें हमें साहित्यिक स्रोत मिले हैं और साथ में हमें साहित्यिक स्रोत को पढ़ना भी आ रहा है, तो इसलिए इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें साक्षर समाज का एक तरह से ये अध्ययन है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पाषाण काल। इसको अगर हम अच्छे से पढ़े तो पाषाण मतलब पत्थर और काल मतलब समय, यानी कि पत्थर का समय। इसमें इसे हम पाषाण काल क्यों कहते हैं? इसमें जो लोग थे, मनुष्य थे, उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया, अपने आजीविका के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया, और जैसे जैसे वे पत्थरों का आविष्कार करते गए, उनके पत्थर के उपकरण छोटे होते गए और उन्हें खंड में विभाजित किया गया। जैसे कि जो पाषाण काल है उसे 3 खंड में विभाजित किया जाता है। पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण। और जो ये हमारा पूरा पाषाण है उसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल मानव तकनीकी विकास का पहला सांस्कृतिक चरण है। इसमें अल्प विकसित पत्थर के औजार थे। इसकी विशेषता थी छोटी मूर्तियाँ, हड्डी के उपकरण, हाथी दांत के उपकरण, गुफा की दीवारों पर चित्रकारी। इसे पत्थर के औजारों के प्रकार और जलवायु परिवर्तन के अनुसार इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण जो है उसे हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण। पूरा पाषाण का जो पहला चरण है उसे हम लोग कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, जो कि 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व के बीच है। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का है। निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल है, वो हिम युग का अधिकांश भाग को कवर करता है। ये जो है इसका पहला प्राचीन जो पूरा पाषाण स्थल है वो महाराष्ट्र का बोरी है।
इसमें ये जो है ये स्वानियन परंपरा का भी हिस्सा है। इसमें चॉपर काटने के उपकरण भी शामिल है। ये हैंड एक्स और क्लीवर जो कि अचूलियन परंपरा का गठन करते हैं, इसका भी हिस्सा माना जाता है। इसमें उपकरण जो है उतने अच्छे तरीके से विकसित तो नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, चॉपर का इस्तेमाल किया। भारत में पाई जाने वाली जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका की कुल्हाड़ियों से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। और ये जो औजार थे इसका इस्तेमाल मुख्यतः काटने का, खुदाई करने का, खाल उतारने के लिए किया जाता था। पंजाब में जो सोहन नदी घाटी है उस वहाँ भी प्रारंभिक पाषाण युग के स्थल पाए गए हैं, लेकिन अब ये जो है वो पाकिस्तान में चला गया। आप फिर कश्मीर और थार रेगिस्तान में भी इसके स्थल पाए जाते हैं। तो कुछ हम आपको नाम बता देते हैं। यूपी का बेलन घाटी, राजस्थान का डिडवाना का रेगिस्तानी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, भोपाल के निकट जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये सब निम्न पुरापाषाण युग की विशेषताओं को दर्शाते हैं। इसमें आजीविका के साधन की बात करें तो लोग जो थे वो मुख्यतः भोजन संग्राहक थे, यानी कि खाद्य संग्राहक थे। ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पालते थे, पक्षियों को पकड़ते थे। अब हम लोग मध्य पुरापाषाण युग की बात करते हैं। मध्य पुरापाषाण उद्योग मुख्यतः पत्थर के छोटे टुकड़ों पर आधारित होता था। इसे फ्लैग टूल उद्योग भी कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे थोड़े सा इंसान विकास करने लगे तो उनके जो पत्थर के औजार थे वो थोड़े धारदार और थोड़े छोटे होते गए। ये भी कई स्थानों पर पाई गई है। नर्मदा नदी के किनारे भी पाया गया है। तुंगभद्रा नदी जो कि दक्षिण भारत में है, उसके दक्षिण में भी कई स्थानों पर पाया गया है। यूपी का जो बेलन घाटी है वहाँ पर भी पत्थर के औजार पाए गए हैं मध्यपुरा पाए। एक बात यहाँ ध्यान देने का है कि जो बेलन घाटी है यूपी का, वहाँ पे जो अवशेष हम लोग को मिले हैं वो निम्न और मध्य पाषाण युग दोनों से संबंधित हैं। ठीक है। अब उच्च पुरापाषाण युग की बात करें तो यहाँ पे नए चकमक उद्योग भी विकसित हुए। फिर जो आधुनिक प्रकार के जो मानव हैं जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, जो हम लोग हैं, उसका उदय भी उच्च पुरापाषाण युग में ही हुआ है। इसमें और पत्थर के जो औजार थे उसके निर्माण में तकनीकी प्रगति देखी गई थी। इसमें ब्लेड के जो समानांतर किनारे हैं उसको धार बनाया गया है उसमें। इसमें ब्लेड का, ब्यूरिन का उपयोग किया गया है। और ये जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ये सब जगह पर पाए गए हैं। जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका की जो गुफा है वो भी उच्च पुरापाषाण काल से रिलेटेड है। उसमें जो मानव उस गुफा का उपयोग जो किए हैं वो शैल आश्रयों के रूप में किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें ब्यूरेन्स, खुरचनी जिसे स्क्रैपर भी कहते हैं, ये भी उच्च पुरापाषाण कालीन की विशेषता है। स्क्रैपर्स की बात करें तो वो छीलने के काम में आते हैं और जो ब्यूरेन्स होते हैं वो छेद करने के काम में आते हैं, खोदने के काम में आते हैं। ठीक है। अब हम पाषाण युग के दूसरे खंड में आते हैं जिसे मध्य पाषाण युग कहते हैं, यानी कि माइक्रोलिथिक। इसमें पत्थर के औजार और छोटे हो गए। ये इसकी विशेषता ही माइक्रोलिथ है, मतलब छोटे ब्लेड वाले पत्थर के औजार। ये जो है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। और ये मध्य पाषाण जो है वो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का ट्रांजिशन फेज है। जो मध्य पाषाण काल है वो जो होलोसिन संस्कृति है उसके रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि कृषि शुरू होने से पहले की है।
और यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल है वो पुरा पाषाण संस्कृति की तुलना में अधिक नवीन और विविधता से युक्त है। इसमें पशुओं को पालने का साक्ष्य मिला है। इसमें जो आजीविका के जो साधन थे पुरा पाषाण युग में खाद्य संग्राहक के, शिकार के, वो इस मध्य पाषाण काल में भी चल ही रहे हैं। और इसमें एक चीज़ ऐड हो गया कि इन्होंने पशुओं को पालतू बनाने का काम शुरू किया। अब हम मध्य पाषाण काल के उपकरण के प्रकार और तकनीक की बात करें तो इसे दो भाग में विभाजित किया गया, एक ज्यामितीय पैटर्न और एक गैर ज्यामितीय पैटर्न। ज्यामितीय प्रकार के पैटर्न की बात करें तो इसमें जो ब्लेड्स होते थे वो समलंब होते थे, त्रिभुज के आकार के होते थे, चंद्राकार के होते थे, अर्धचंद्राकार आकार के भी होते थे। और जो गैर ज्यामितीय उपकरण थे जिसमें खुरचनी आता है, नोक, चाकू, ब्लेड, ब्यूरिन, छेदक, ये सब जो है वो गैर ज्यामितीय पैटर्न का एग्जाम्पल है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग पौधों को इकट्ठा करने के, कटाई करने के, टुकड़े करने के, कद्दूकस करने, ये सब के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। इसकी विशेषता तो हमने आपको बताया ही पहले कि इसकी विशेषता है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का अर्थ ही होता है छोटे छोटे औजार। हड्डी और सींग के जो औजार थे वो मध्य पाषाण काल के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की एक और श्रेणी है। बात करें मध्य पाषाण काल की संस्कृति की तो ये पूरा पाषाण काल से बहुत छोटा था और श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी ये चला। और एशिया की बात करें, पश्चिम एशिया और भारत की, तो ये केवल 10,000 वर्षों तक ही चला था। और अभी भी अब हमने आपको बताया कि जो मध्य पाषाण काल है वो पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का ट्रांजिशन फेज है। इस समय के लोगों ने सूक्ष्म पाषाण काल के उपयोग के अलावा अनेक तकनीकी नवाचार भी किए, जैसे कि शिकार के लिए धनुष और तीर, जड़ और कंद आदि जैसे पौधों के खाद्य पदार्थों को पीसना, चूर्ण करने के लिए चक्की, हथौड़े के पत्थर का इस्तेमाल करना, ये सब इनकी विशेषता में आते हैं। इसके साथ साथ ही मध्य पाषाण काल जो है वो निर्वाह अर्थव्यवस्था के तरीके, भौतिक संस्कृति की वस्तुओं, सामाजिक संगठन और धर्म को विकसित करने की उनकी क्षमता के बारे में भी बताता है। माइक्रोलिथ और अन्य मध्य पाषाण उपकरणों की सबसे पहली खोज यूपी के मिर्जापुर जिले के शैलाश्रयों में हुई थी। बात करें कुछ मध्य पाषाण स्थल की तो राजस्थान का दिलवाड़ा हो गया, बागोर, गणेश्वर, लंगनाज, अखाजा, वलसाना, हिरपुर, अमरापुर, चौपानी मांडो जो कि यूपी का है, मध्य प्रदेश का घाघरिया, बिहार का पैसरा, पश्चिम बंगाल का बिरभानपुर, कर्नाटक का संगम कल्लू, ये सब मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। इसमें प्रौद्योगिकी, भौतिक अवशेष, दफन प्रथा, शारीरिक अवशेष, दफन से जुड़े जो रीति रिवाज होते हैं, कला, स्थल काल के निर्धारण के लिए चारकोल के संबंध में विशाल मात्रा में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो दफन से रिलेटेड जो रीति रिवाज हैं वो सभी चीज़ें यहाँ से मतलब प्राप्त होते हैं इसकी जानकारी। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल। इसे पढ़ने के बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पाषाण युग का अंतिम चरण है, लास्ट फेज, ठीक है। इसमें कृषि पत्ती का आविष्कार हुआ, पॉलिश किए गए पत्थर के जो औजार थे उसका उपयोग हुआ। इसमें स्थायी जीवन बना क्योंकि कृषि का आविष्कार हो गया तो अब लोग एक जगह रहकर कृषि करने लगे, जिससे घरों का विकास हुआ। आयताकार और गोलाकार घर बनते थे जिससे स्थायी जीवन चलने लगा।
नवपाषाण काल जो है ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर नहीं था, बल्कि प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया गया था नवपाषाण काल में। इसमें कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन शैली की का उत्पत्ति हुआ। आजीविका की बात करें तो यह जो समाज था वो खाद्य संग्रहण, अर्थव्यवस्था से खाद्य उत्पादन यानी कि कृषि, पशुपालन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को इंगित करता है। इस काल के लोग चावल, गेहूँ, जौ, चना, कपास का उत्पादन करते थे। मवेशी में बात करें तो भेड़, बकरियाँ ये सब वो पाला करते थे। पूरा पाषाण काल में तो पॉलिश किए गए और पत्थर के औजार नहीं थे, लेकिन नवपाषाण काल की बात करें तो इसमें पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार मिले। कुल्हाड़ियों का उपयोग शुरू कर दिया गया, जिसे कि अक्सर इसमें सेल्स कहा जाता है। नवपाषाण काल के जो औजार थे वो पूरा पाषाण काल के औजार से ज़्यादा परिष्कृत थे। हड्डी से बने औजारों का वे लोग इस्तेमाल करते थे। बिहार में जो चिरांद है वो हड्डी के औजार के लिए फेमस है, ये आप लोग याद रखिएगा। जीविका की बात करें तो बड़ी मात्रा में अनाज और पशु आहार का उत्पादन होने लगा। उनके द्वारा जो उत्पादित जो अनाज होते थे उसको भंडारित किया जाता था और इसी की वजह से मिट्टी के बर्तन का प्रचलन भी इस समय शुरू हुआ, क्योंकि भंडारित करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए। पहले वे लोग गुफाओं में रहते थे, अब वो गुफा से दूर खुले क्षेत्र में बसने लगे, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहीं और फिर प्लेन जगह होगा वहीं पे तो कृषि होगी ना, इसलिए वे लोग गुफा से दूर होने लगे और खुले क्षेत्रों में बसने लगे। और खुले क्षेत्र में बसने लगे तो घरों का निर्माण होने लगा। घरों का निर्माण हुआ तो स्थायी जीवन विकसित हुआ तो ये एक तरह से ग्रामीण जीवन जीने लगे। आवास की बात करें तो ये लोग आयताकार और गोलाकार घरों में रहते थे, जो कि मिट्टी और सरकंडे से बने होते थे। मेहरगढ़ के जो लोग थे, जो कि उत्तर भारत में ही ये भी पाया जाता है, मेहरगढ़ भी उत्तर पश्चिम भारत में, वहाँ पे लोग मिट्टी और ईंट के घरों में रहते थे। लेकिन वहीं पे कश्मीर की बात करें तो वे लोग गड्ढे में रहते थे। कश्मीर में जो बुर्ज होम है वहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे लोग गड्ढे में रहते थे। गड्ढे में कृषि का आगमन हुआ तो कृषि के आगमन के साथ लोग अपने खाद्यान्न को स्टोर करते थे। तो स्टोर करने के लिए उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की ज़रूरत पड़े। फिर सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए भी उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने पड़े। और इस काल में मिट्टी के बर्तनों को ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वास्तुकला की बात करें तो महापाषाण वास्तुकला इसमें महत्वपूर्ण है। महापाषाण, जिसे मेगालिथिक भी कहते हैं, इसका मतलब ही होता है, महापाषाण का मतलब ही है बड़ा पत्थर, ठीक है। और ये जो है किसी भी विशाल मानव निर्मित या एकत्रित संरचना या पत्थरों या शिलाखंडों के संग्रह को संदर्भित करता है। सामुदायिक जीवन की बात करें तो अधिशेष खाद्य उत्पादन के बाद यहाँ पर प्रारंभिक शहरी संस्कृति देखने को मिली। इसके अलावा नवपाषाण काल के जो लोग के पास जो संपत्ति थी उस पर सामान्य अधिकार होते थे और वे स्थायी जीवन जीते थे। संपत्ति पर सामान्य अधिकार होते थे, ये बात आपको नोट करनी है। इसमें आप लोग को एक बात ध्यान देना है कि जो नवपाषाण संस्कृतियाँ थी वो भारत में न तो हर जगह एक ही समय पर विकसित हुई और न ही एक ही समय पर समाप्त हुई। ये जो थी वो क्षेत्रीय विविधताएं पर थी, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि नवपाषाण संस्कृतियाँ न तो हर जगह एक ही समय पर विकसित हुई और न ही एक ही समय पर समाप्त हुई।
और नवपाषाण संस्कृतियों से जब उसका उत्खनन हुआ तो बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई। हालांकि अगर मोटे तौर पर बात करें तो जो भारत का नवपाषाण काल था वो कृषि और पशुपालन पर आधारित था और एक ग्रामीण संस्कृति थी ये। और बहुत से जगह पे इसके स्थल पाए गए हैं, नवपाषाण स्थल। उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाया गया, जहाँ जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, राना घुंडई हो गया। उत्तरी क्षेत्र की बात करें कश्मीर में तो वहाँ पे बुरझोम, गुफकराल, कनिष्पुर ये सब हो गया। गुफकराल से हमें राख के ढेर मिले हैं। बुरझोम से अभी हमने बताया आपको कि वहाँ से गर्तावास मिला है। वे लोग गड्ढे के घर में रहते थे और मेहरगढ़ के लोग मिट्टी और ईंटों के बने घर में रहते थे। ठीक है। फिर यूपी की बात करें तो वहाँ पे चौपानी मांडो हो गया। फिर कोल्डी हवा से भी मिला है, लहुरा देव से भी हमें मिला है। बिहार में चिरांद से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में चिरांद जो था वो हड्डी के लिए जाना जाता था, वहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं बिहार के चिरांद में। फिर चेचर हो गया, सिनवार हो गया। सिनवार तो आप लोग जानते ही होंगे, रोहतास जिला वहाँ पर है। फिर तारादीप हो गया जो कि गया में है। फिर और भी स्थल हैं जहाँ से हमें नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। अब हम एक बार दक्षिण भारत का देखते हैं तो दक्षिण भारत में संगनकल्लू, कोडेकल, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहल ये दक्षिण भारत के स्थल हो गए। ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पूरे पाषाण युग को कंप्लीट कर दिया है। आप इसे 2-3 बार देखिएगा और आपको इसका एक बहुत अच्छा समझ हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।